Okay, good evening, students. In last class, we discussed about entropy, and we discussed about the calculation of entropy. Whatever the calculation we have done for the entropy, I am starting from that point only. So I had derivated one relation for you, that is delta S is equal to NCV ln T2 by T1 bracket plus NR ln V2 by V1. This is the general expression for the general expression for calculation of entropy. Okay, नेक्स्ट इज इसको हम और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. वी नो सी पी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर. ये हमने पढ़ा था. यस और नो. ठीक, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं सी पी और सी पी के बीच में. ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग निकालेंगे इसका दूसरा फॉर्म. तो जब मैं लिखता हूँ डेल्टा एस कैन बी रिटन एस एन सी वी एल एन T2 बाई T1. CV को लिख देते हैं, CV कैन बी रिटन एज CP माइनस आर, CP माइनस आर ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1. Again we will change it. Delta S n CP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, और यहाँ माइनस का R था इंटू N, तो माइनस NR ln T2 बाई T1 ऐसे लिख सकते हैं. तो हमें पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी, माइनस ऑफ लॉग A बाई B कैन बी रिटन एज लॉग B बाई A. क्योंकि यहाँ की पावर जब हम इधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऐसे इधर रेसिप्रोकेट कर लेंगे. और हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि लॉग A प्लस लॉग B कैन बी रिटन एज लॉग A इंटू B. ओके, ये हमें दूसरी प्रॉपर्टी पता है लॉग की. तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं. मैं आपके सामने ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करूँगा, देखेंगे. एन सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1 इंटू T1 बाई T2. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. Hence P1 upon P2 can be written as V2 upon this V1 into T1 upon T2. I think this is written here and we can replace it by P1 by P2. Then we will write simply NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2 as delta S. So there can be two general forms. Second general form I am writing in front of it again. It is NCP. एक तो CV के साथ रिलेशन है, दूसरा CP के साथ रिलेशन है. जब भी हम CP के साथ रिलेशन लिखते हैं तो हम यहाँ पर प्रेशर लिखते हैं, और जब हम CV के साथ रिलेशन लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं. ये मैंने इसलिए किया ताकि अभी मैं अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में जब बात करूँगा डेल्टा एस के बारे में तो मैं इजीली कैलकुलेट करके लिख सकूँ. तो अब मैं देखूँगा, सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ आइसो डेल्टा एस फॉर आइसो कोरिक प्रोसेस. आइसो कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम वाला केस ये लिखा हुआ है तो इसको यूज़ करेंगे. दैट मीन्स V1 और V2 सेम है. वी कांस्टेंट का मतलब होता है V2 इज इक्वल टू V1. हेंस V2 बाई V1 कैन बी रिटन एज 1. दैट मीन्स 1 आ गया यहाँ पर, तो ln 1 is 0. log of 1 any of at any base log of 1 is 0. We know it. तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एन सी वी एल एन T2 बाई T1 इसकी वैल्यू. कि बाद वाला टर्म मेरा ये टर्म जो क्या है, जो सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगा हमारा नलीफाई 0. दैट इज NR ln
V2 by V1 कैन बी रिटन एज जीरो। क्यों जीरो लिखेंगे मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद हमारे पास जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा एस आइसोथर्मल, आइसोथर्मल डेल्टा एस आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग याद रखेंगे कि हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर सेम है तो इधर वी कैन राइट एन आर एल एन V2 by V1 in this case we can also write nr ln P2 by P1 by P2। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एक दूसरे पेन से लिख देता हूँ, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज nr ln P1 by P2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन फॉर isothermal process। एंड द थर्ड केस इज आइसोबारिक, ठीक है। आइसोबारिक के केस में क्या होगा, आइसोबारिक केस मीन्स द प्रेशर एट द स्टार्टिंग एज वेल एज एट द एंड इज सेम। We can easily see that the pressure at the starting and at the end is same. That means we have to use this relation, the relation derived later, ठीक है ना। We are going to use this relation for the calculation of delta S। Then delta S for a isobaric process where P1 is equal to P2, hence P1 by P2 is 1 and ln 1 we know it is 0, so this part will become 0 and hence the answer will be NCP ln T2 by T1 plus the part is 0, the second part will become 0 as we have discussed earlier also, ln P1 by P2 will become 0 and isobaric process, for isobaric process the relation comes out to be NCP ln T2 by T1। These all are molar heat capacities Cp and Cv that we know about it already in our previous courses। So this becomes a general form, general forms comes in front of it। But if a irreversible adiabatic process is there, we can use any of the general formula, above from the above category। As in adiabatic process the PV by T, P1 V1 upon T1, this whole is a constant, that means their ratio remains same। We already knew it, इनके रेशियो सेम रहते हैं, तो उस केस में ना T1 T2 के बराबर है, ना ही P1 P2 के बराबर है, ना ही V1 V2 के बराबर है। तो जनरल केस है, वी कैन यूज दिस both the formulas for the calculation of adiabatic process। तो फॉर adiabatic process यहाँ पर लिख लीजिए adiabatic process both these formula can be used for the calculation of delta S। But in the case of reversible adiabatic process, writing the case, okay, writing the case, reversible adiabatic process। In the case of reversible adiabatic process, what we are going to do is we are using the initial formula that I have discussed with you। Delta S is equal to Q reversible upon T, ठीक है ना। And as we know the Q reversible in adiabatic process is 0, the process is reversible, keep in mind the process is reversible। When there is a reversible process then the change in heat in the reversible process is 0, but not in the case of irreversible process। Irreversible process the Q is not 0 in the adiabatic case because वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका एकदम से प्रेशर चेंज होता है, द न्यू प्रेशर इज डिफरेंट प्रेशर। बट रिवर्सिबल प्रोसेस में रेगुलरली प्रेशर सेम रहता है, इनपुट आउटपुट इन और आउट वाला एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर सेम रहता है। इस वजह से क्या होता है हमारा क्यू रिवर्सिबल हमेशा 0 आता है, और क्यू रिवर्सिबल 0 है तो डेल्टा एस विल बी 0
in the case of adiabatic reversible process. An adiabatic reversible process is also known as isoentropic process. बहुत इजी है इसको समझना कि जिस प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज नहीं होती है, जिस प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन एंट्रोपी, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बुलाते हैं। जिस चेंज में, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसे आइसोथर्मल बुलाते हैं। जिस चेंज में हमारे पास वॉल्यूम चेंज नहीं होता उसे आइसोकोरिक बुलाते हैं। जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता उसे आइसोबारिक बुलाते हैं। ऐसे ही जिस प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी चेंज नहीं होगा वहाँ पर हम उस प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बुलाएंगे। तो आज के बाद अगर कहीं हमसे बोला गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अकरिंग, तो हमें समझना है कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। या कहीं अगर बोल दिया गया कि इट इज़ आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, दैट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है। हमें एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। हमें याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम लोग आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू हमारा ज़ीरो होता है। तो अगर आपको आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यू हैव टू जस्ट राइट इट एज डब्ल्यू एडियाबेटिक, वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस के बराबर ये आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसे जब टर्म्स आएंगे तो उन पर कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार मैं आपको इसलिए रिपीट करके कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम सेम, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इज सेम, T1 इज इक्वल टू T2, T1 T2 बराबर है, तो ये वाला टर्म हर जगह जीरो दिख रहा है आपको। ठीक है ना? ऐसे आइसोबारिक प्रोसेस में आपको क्या है, वहाँ पर प्रेशर सेम है, तो P1/P2 सेम था। इससे पहले वाले फॉर्मूले में जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें P था ही नहीं, तो वहाँ हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ इसलिए मैंने सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया ताकि मैं आइसोबारिक के लिए भी अलग एक फॉर्मूला बता सकूँ। तो मैंने आइसोकोरिक के लिए अलग बताया है, आइसोबारिक के लिए अलग बताया, आइसोथर्मल के लिए अलग बताया, और यहाँ पर एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए नया केस आ गया है जहाँ पर हमारा डेल्टा एस कितना है? ज़ीरो है। इसको हम क्या बुलाएंगे? आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। बार बार इसको मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। द आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस द प्रोसेस वेयर द change in entropy is zero. Whenever a reversible adiabatic process occurs, then the entropy change for the system is always zero. हम ये हमेशा किसके लिए बात कर रहे हैं? सारी की सारी डेल्टा हमने किसके निकाली है? हमारे सिस्टम के लिए। आइसोबारिक क्या है? हमारा सिस्टम है। आइसोथर्मल हमारा सिस्टम है। सिस्टम कैसा है इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी कैलकुलेशन किस हिसाब से होनी चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे अभी तक जो मैंने आपको बताया कि एंट्रोपी कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या होता है कि डिग्री ऑफ रेंडमनेस के बारे में हमें बताती है एंट्रोपी। उसके बाद एंट्रोपी की कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैंने आपको दिखाई कि कितने तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 3-4 कैलकुलेशन है अलग अलग प्रोसेस के लिए, कैसे कैसे हम लोग एंट्रोपी को निकालते हैं ये हमने देखा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस एंट्रोपी को हम और कितने नाम से कितने जगह पर कैसे कैसे बुलाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमने इंथैल्पी के बारे में देखा था कि इंथैल्पी अलग जगह पे, जिस जगह पर जैसा केस हो रहा था उसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल दिया, कहीं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल दिया, कहीं आयनाइजेशन बोल दिया, कहीं ये बता दिया कि इंथैल्पी ये जो है ये फ्यूजन की हो रही है, मतलब वहाँ पर चेंज इन स्टेट हो रही तो फ्यूजन की हो रही थी। लिक्विड से गैस जा रहा है तो हमने वेपराइजेशन बुला दिया, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बुला दिया, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस चला गया तो उसको हमने क्या बुलाया? हमने उसे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बुलाया। तो जैसे जैसे वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे एंथैल्पी के, वैसे यहाँ पर एंट्रोपी के भी अलग अलग नाम आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट नेम्स फॉर द एंट्रोपी, और वो सारे हम लोग नाम अब देखने वाले हैं इसके बाद कि वो क्या क्या नाम थे। ठीक है ना? सबसे पहला नाम हम जाएंगे एंट्रोपी के लिए। तो जैसे हमने पहले देखा था कि हमने देखा था एंट्रोपी, हमने देखी थी सबसे पहले हमने इंथैल्पी देखी थी। तो इंथैल्पी जब हमें दिखाई गई थी, हमें इंथैल्पी बताई गई थी, तो हमने इंथैल्पी सबसे पहले किसके लिए देखी? इंथैल्पी देखी हमने फेस चेंज में। फेस चेंज में जब हमने इंथैल्पी देखी तो उसमें हमने नाम पढ़ा था इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है मैं फिर से आप एक बार और डिफाइन करूंगा आपको। फ्यूजन क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, अ सॉलिड टू लिक्विड change in state is known as fusion, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं फ्यूजन।
तो इसमें जो भी इंट्रॉपी निकल के आएगी उसको हम बुलाएंगे इंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी निकल के आती तो हम बोलते थे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको बुलाएंगे हम एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो इसकी हेडिंग क्या जाएगी हमारे पास, टाइप्स ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। दिस इज अवर हेडिंग। तो पहला है हमारे पास क्या है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्या है हमारे पास, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को हम डिफाइन करते हैं जब भी हम सॉल्ट से लिक्विड जाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास इस समय पे जो इंथैल्पी होती थी वो हम लोग डेल्टा FUSH लिखते थे, ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के लिए लिखते थे। और मुझे पता है डेल्टा फर्स्ट एस विल बी रिटन एज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर होता है, डेल्टा फ्यूजन ऑफ H व्हेन टेकन एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो भी हमें पर इंथैल्पी दी होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगी, एंट्रोपी निकल के आएगी। तो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज सेकेंड। ये ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन है, सिर्फ याद रखेंगे ये हम लोग फेज ट्रांजिशन के बीच में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा फेज ट्रांजिशन हम दिखाएंगे। कौन सा फेज ट्रांजिशन दिखाएंगे, अब लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस फेज ट्रांजिशन आएगा तो उसको हम बुलाएंगे चेंज in state is defined, this change in state is defined as vaporization. So this is entropy of vaporization, entropy of vaporization। इस समय पर जो इंथैल्पी निकलती है हम उसको डेल्टा वेप H से बुलाते हैं। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर S विल बी गिवन एज डेल्टा वेप H बाय T। बहुत इजी है, जैसे पहला वाला किया था वैसे इस बार वाला भी करना था। और लास्ट हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है। इस चेंज इन स्टेट को हम क्या बुलाते हैं, चेंज स्टेट को हम बुलाते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बुलाएंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के समय पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, चेंज स्टेट ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो सब्लिमेशन के समय पर जो हमारे पास एंट्रोपी निकल के आती है वो होगी डेल्टा, जब यहाँ पर मेरे को इंथैल्पी दी होगी सब्लिमेशन की H, तो वो आएगा डेल्टा सब H अपॉन T। This is the enthalpy of solution. These are the different type of entropy that we can see during the phase transitions. तो फेज ट्रांजिशन में ये तीन तरह की इंट्रॉपी हमें मिलती है। इसके अलावा और कहीं पे इंट्रॉपी हम नहीं देखेंगे, इंट्रॉपी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं देखेंगे हम लोग। क्यों नहीं देखेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें, समझेंगे। यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। जब फेज चेंज होता है तो, और मैंने जब ये साइन लगाया तो दैट मीन्स द केस इज डन इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी हम थोड़ी देर बाद जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे और एक नए पैरामीटर को डिफाइन करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी को, तो हमें समझ में आएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो डिफाइन होती है इन दोनों से, डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों से डिफाइन होती है। तो जब वहाँ पर हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि ये इस केस में इस जगह पर ये इसके बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेल्टा जो जी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। ये हो भी रहा है, ये आगे से इधर भी बढ़ रहा है, इधर से इधर भी बढ़ रहा है। तो जब मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया है तो यहाँ पर हमें इसीलिए ये इसके बराबर मिल रहा है। बाकी किसी में भी हमें ऐसे कोई इक्विवेलेंट केस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस नहीं करा, प्रोसेस को इक्विलिब्रियम पे नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। अब स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे तो मैं बार बार करता हूँ आपसे कि प्रोसेस अगर अपने आप हो जाता है तो उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, नहीं होता है तो वो नहीं होता है। कई बार मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया है चाय के गर्म होने का, कि चाय गर्म होती है ठंडी होती है। अगर चाय गर्म तब होगी जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा, और चाय ठंडी तब होगी जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस की चाय लेकर अगर आप गर्मियों में अभी तक चले जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस
राउंड अबाउट अगल बगल का, तो आपकी चाय 40 से गर्म होकर 50 पे चली जाएगी। और वही अगर वही चाय लेके आप सियाचिन के ग्लेशियर पे पहुंचोगे तो आपकी चाय -50 से ठंडी होकर जम जाएगी, ठीक है ना। तो 40 से जाएगी वो, कम होते होते -10-20 जितना भी बाहर का टेम्परेचर है वहाँ तक जाएगी और तब तक हो सकता है वो जम जाए। तो ये हमने देखा कि जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, जैसे कि अबू धाबी में गर्म होने का प्रोसेस अपने आप हो रहा था, तो वहाँ पर उसकी डेल्टा जी नेगेटिव जो था, डेल्टा जी था वो नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस था वो। और ऐसे ही जब वो ग्लेशियर पे ठंडा हो रहा था उस समय पे वो प्रोसेस होना ईजी था, वो फिजिबल प्रोसेस था, तो वो हो रहा था, ठीक है ना। तो जब ये प्रोसेस जो होते हैं इक्विलिब्रियम पे होते हैं, उसी समय पे हम लोग इंट्रॉपी को और इसको आपस में ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं, वरना हम रिलेशन नहीं लिख पाएंगे। तो ये हम सब काम हमने कब किया है, फेज ट्रांजिशन में किया है, जबकि ये जो भी हमारे स्टेट्स हैं वो कैसी हैं, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि कहाँ पे इंट्रॉपी कैसे होगी, कैसे हम डिफाइन करेंगे। जो फैक्टर अफेक्टिंग हमारी इंट्रॉपी के हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट और केमिकल रिएक्शंस, और आखिरी मिक्सिंग थी कि मिक्स करने पे क्या होता है, ठीक है ना। तो उन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम एग्जांपल्स में देखेंगे कहाँ पे इंट्रॉपी बढ़ रही है और कहाँ पे इंट्रॉपी घट रही है, ठीक है ना। मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था आपका, व्हेन यू बॉयल द एग इंट्रॉपी व्हाट हैपेंस टू इंट्रॉपी। देखो इंट्रॉपी क्या होती है, इंट्रॉपी मैंने आपको बताया था जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो इंट्रॉपी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो मैं आज की क्लास में आपको आंसर देने वाला हूँ इसका। तो ध्यान से जानिएगा कि जो एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज तब करती है जब आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कम क्लोज आते हैं, ठीक है ना। वो मतलब वो क्लोज आने शुरू हो जाते हैं तो वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि वॉल्यूम में डिक्रीज चाहिए मेरे को। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो ही मेरी इंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो और जब आप एग को बॉईल करते हो क्या आपको वॉल्यूम डिक्रीज होता है? अगर आप इसकी रिएक्शन के पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें होता है कि इसमें डीनेचुरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन के जो लिंक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो उसकी स्पेस बढ़ेगी बीच की या घटेगी? अब आप दूसरी बात ये भी पूछ सकते हो कि सर वो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है हमारे पास? वो सॉलिड नहीं होता, दैट इज अ कोलॉइड, दैट इज अ मिक्सचर। वो एक कोलॉइड होता है, उस कोलॉइड का नाम है जेल, वो जेल फॉर्म है, ठीक है ना। सॉलिड में लिक्विड मिक्स हो चुका है उसमें, ठीक है ना। तो जब हम लोग बॉईल करते हैं एग को तो यस इट सॉलिडिफाइज, लेकिन उसकी इंट्रोपी क्या होती है, उसकी इंट्रोपी इंक्रीज करती है, ठीक है, उसकी इंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। कई लोगों ने इसका आंसर डिक्रीज डिक्रीज लिखा है, अब क्यों लिखा है वो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी लास्ट क्लास में थोड़ा ध्यान से नहीं देखा था। सब चीज़ को जानना है और ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, इसके बारे में हमें जानना था तो मैंने वो आपको बताया, आपने गलत लिखा था। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल्स लिखेंगे आप और लेट मी सी। तो पहला लिखता हूँ मैं आपके सामने, एंट्रोपी। पहला एंट्रोपी का केस आपको बताना है, यू हैव टू डिफाइन द एंट्रोपी। इसके लिए एंट्रोपी बतानी है आपको मेरे को, जब क्या हो रहा है, ग्रेफाइट और डायमंड को कंपेयर करा जा रहा है। ग्रेफाइट से कोल जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमारा डेल्टा एस कैसा होगा? यस आई कैन हियर इट, कि आप, मेरे को लग रहा है कि अब आप आंसर बता पाओगे। आपने देखा क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ हार्डनेस बढ़ रही है, हार्डनेस इंक्रीजेस, हार्डनेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर हार्डनेस बढ़ेगी दैट मीन्स उसकी वाइब्रेशन कम हो जाएंगे, वाइब्रेशन कम हो जाएंगे यानी कि पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज आएंगे। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम डेफिनेटली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वेन एवर ग्रेफाइट टर्न्स इनटू कार डायमंड, जो भी ये प्रोसेस हो रहा होता है हमारी अर्थ के अंदर हो रहा होता है, ये प्रोसेस में हमारा डेल्टा एस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, डिक्रीजेज, दैट मीन्स डेल्टा एस इज नेगेटिव। एस हमारा डिक्रीज करता है, दैट मीन डेल्टा एस इज नेगेटिव। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव आएगा तो श्योर शॉर्ट प्रोसेस जो है उसके चांसेस हैं कि वो कैसा होगा, वो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि स्पॉन्टेनियस होगा।
और अगर थोड़े हाई टेम्परेचर की बात करें तो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर पे एक ऐसा प्रोसेस जिसका डेल्टा एस नेगेटिव हो, वो क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। इसीलिए डायमंड जो है वो कोल से अपने आप बनता है। जब आपके अर्थ के अंदर आप डायमंड के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। दिस इज अ फिजिबल प्रोसेस, ये अपने आप होता है, बट इट टेक्स टाइम, बट इट इज अ फिजिबल प्रोसेस। ऐसे ही सेकंड मैं बताने वाला हूँ, सेकंड एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग के समय पर, ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, इस समय पे क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कैसे होती है। क्योंकि आपको पता है रस्टिंग के समय पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो देर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम केमिकल सेल बनाते हैं तो केमिकल की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कुछ, जिसकी हेल्प से होता है। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आयंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। एक सॉलिड आपके आयरन से एक एक्वस आयन बनेगा तो क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है। यानी कि अगर हम एक बार सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो एंट्रोपी में क्या इफेक्ट आएगा, हमें ये सोचना है। तो सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। whenever volume increases the degree of randomness will always increase, that means the s is going to increase here, and whenever the s is going to increase we will say delta s will be positive, delta s will be positive, and there is very low chance of this reaction to, this is a very low chance, there is a high chance of this reaction to be feasible, स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना, इस रिएक्शन। तो जब भी हमारा एस जो है वो पॉजिटिव होता है तो हम ये देखते हैं कि उस प्रोसेस के होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए वो प्रोसेस हो जाएगा। थर्ड केस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, थर्ड केस हम लिखने वाले हैं डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन। तो अभी भी हमने बात करी थी थोड़ा टाइम पहले कि मिक्सिंग एक ऐसा क्या कहते हैं आपका सोर्स है जिसकी हेल्प से आपकी क्या एंट्रोपी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एस विल बी पॉजिटिव, एस विल बी पॉजिटिव। तो एस पॉजिटिव क्यों है यहाँ पर, क्योंकि आप कभी भी किसी एक्वा सॉल्यूशन में सॉलिड को मिलाओगे, फॉर एग्जांपल आपने NaCl लिया, उसको ऐड करा पानी में और उसका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाया, आयंस, एक्वस आयंस बनाए, तो आपने क्या किया, फिर से सॉलिड से एक्वस में चले गए, आप चले गए नहीं चले गए, फिर से यही सेम केस है। तो S will increase on in this process and we can easily see that on dissolution the entropy of the process will definitely increase. Similarly हम किसी एक रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमने क्या किया, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है, सॉरी सिल्वर क्लोराइड बनाया, यहाँ पर हमने एक पीपीटी फॉर्मेशन देखा, कोई आपने एक रिएक्शन करवाई और उस रिएक्शन में क्या हो जाता है, आपका पीपीटी फॉर्म कर जाता है, ठीक है ना, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। मतलब यहाँ सब कुछ एक्वस था लेकिन यहाँ पर हमारे पास सॉलिड आ गया और हमें पता है हमने क्या किया, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को कम कर दिया। दैट मीन्स एस यहाँ पर मैंने क्या कराया, डिक्रीज कराया, यानी कि डेल्टा एस मेरा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस कैसा होगा मेरा यहाँ पर, नेगेटिव। पीपीटी फॉर्मेशन होगी तो पक्का है कि डेल्टा एस मेरा नेगेटिव होना ही होना है और एस यहाँ पर डिक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या हो रहा है, एक लिक्विड मीडियम से हमें सॉलिड में ला रहे हैं, मतलब हम डिग्री ऑफ रेंडमनेस को कम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग डिग्री ऑफ रेंडमनेस को कम करेंगे, जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, वी विल सी द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। और एंट्रोपी के डिक्रीज होने का रीज़न सिर्फ यही है
कि हमारे पास रैंडमनेस कम होती जा रही है, वाइब्रेशनल एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है ना। जो फ्री मूवमेंट ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पार्टिकल्स का फ्री मूवमेंट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर प्रेसिपिटेट हो रही है दैट मीन्स वो सॉलिड की तरफ जा रही है। हमने ये देखा था चेंज इन स्टेट में, अगर सॉलिड से लिक्विड जाता है तो एस इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो एस डिक्रीज करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर एस डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा एस हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपके लिए एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख के दूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता करके आना है कि अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे, ठीक है ना, तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो क्वेश्चंस और दो क्वेश्चंस में चार क्वेश्चंस और मिलेंगे जो आपके अगले असाइनमेंट के लिए होंगे, तो वो आपको पूरे करने हैं। और होप यू आर गेटिंग इट, और आपको सब समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंट्रोपी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस एंट्रोपी के साथ साथ हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे, सिलेबस में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थैंक यू।